बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर फजल अब्बास। आज जो हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हमें आयन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आयन क्या होता है। जब कोई एक एटम या फिर मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है तो वो एक आयन बन जाता है। अगर एटम है तो वो आप लोग पास अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनाइन बनेगा, लॉस कर रहा है एक एटम इलेक्ट्रॉन को तो वो केटाइन बनेगा। अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसी तरह वो फिर मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कैसे हो रहा है, आया कि उसकी वजह क्या है। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पर सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन में द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove the electron from outermost valence shell of a gaseous atom is called ionization energy। यहां पर मैंने एक बात की है कि हमारे पास जरूरी है कि वो गैसियस एटम होना चाहिए और फिर उसके आखिरी सबसे आखिरी जो शेल होगा आउटर मोस्ट शेल, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम से कम जो एनर्जी दरकार होगी वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब यहां पर मैंने एक मिसाल लिया है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 है। इसका मतलब जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो कैपिटल शेल्स क्लास है, ये न्यूक्लियस है उस मैग्नीशियम के एटम का, ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ये हमारे पास दूसरा शेल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 ये वाले और 8 ये 10 हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाके ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। तो फिर जो एनर्जी आप लोगों ने दी है वो क्या कहलाएगी, इस इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, जो कि किसी भी आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आप लोगों ने प्रोवाइड की है। तो अगर मैग्नीशियम एटम की बात करते हैं तो उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से आप लोग क्या कर रहे हैं,
खारिज कर रहे हैं, इमिट करवा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने इतने किलो जॉल पर मोल 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आप लोगों ने प्रोवाइड की है। ये पॉजिटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों ने ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोगों ने हीट प्रोवाइड की है, एनर्जी प्रोवाइड की है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से रिमूव हुआ है। तो ये पॉजिटिव का साइन इंडिकेट ये कर रहा है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी दरकार एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, जिसमें पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस का है, दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज का है, तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट का है और चौथा फैक्टर नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। अब जो पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है। हम लोग इन दो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, हम लोग बात करते हैं सेकंड पीरियड की, जिसमें हमारे पास ये वाला लिथियम होता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये एक सेकंड पीरियड है। हम लोग जब पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो फिर एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है। अगर बात करते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन के 8। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और जिसके इंक्रीज करने की वजह से उस एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाने से मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगी वो ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, और जितनी वो ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी फिर इलेक्ट्रॉन्स उतना ही निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट को। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास इनर शेल्स हैं। कौन से इनर शेल्स हैं? ये पहला शेल और दूसरा शेल, ये दोनों इस मैग्नीशियम के इनर शेल्स कहलाएंगे, और ये आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड वाला जो है। इन इनर शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती चली जाती है, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का कम हो जाना क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी इस आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करता है? मुतासिर करता है। अब जैसे हम लोग पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा तो ज्यादा होती चली जाती है इन जो आप लोग पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? मतलब आप लोग पास उसके अंदर क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से फिर उसके आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी? ज्यादा होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिसमें हमारे पास एस है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है। एस की जो एनर्जी होती है वो कम है, पी की उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, डी की उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, और हमारे पास एफ जो है उसकी फिर और ज्यादा इंक्रीज करती चली जाएगी।
तो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास ऑर्बिटल है, एस स्फेरिकल होता है, गोल शेप का होता है। पी जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है ये ऐसे डम्बेल शेप के अंदर होता है, डम्बेल शेप के अंदर होता है। तो अब हमारे पास क्या है, ये स्फेरिकल है, ये डम्बेल शेप के अंदर है। डी जो होता है ये और एफ जो है ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के हैं। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा है, और डी की और ज्यादा हो जाएगी, एफ की और ज्यादा होगी। अब इनकी शेप्स के हिसाब से भी ये शील्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, यानी इस ऑर्बिटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब ये ओवरलैप करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आप लोग पास 1s है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल ही है। अगर हम लोग किसी और के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके अंदर p ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी फिर एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन देखेंगे इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा हमारे पास पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं। जो हमारे पास सबसे पहले है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पीरियड क्या है? पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज, उसकी कतारें पीरियड्स कहलाती हैं। तो अब हमारे पास इस जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। उन 7 के अंदर आप लोगों ने डिस्कस करना है आयोनाइजेशन एनर्जी को। ये बात माइंड में रखनी है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए दरकार जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब हमारे पास ये एक हाइड्रोजन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये हमारे पास हीलियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये खसियत एक बढ़ती है कि एटॉमिक नंबर मुसलसल 1 के डिफरेंस के साथ बढ़ रहा होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड, उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हुए क्या होता है कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। हाइड्रोजन की कितनी है हमारे पास, 1313 किलो जॉल पर मोल, और उसके बाद हमारे पास हीलियम की कितनी है, 2372 किलो जॉल पर मोल एनर्जी उसकी। अब वजह क्या है, इसकी ज्यादा क्यों है? क्योंकि जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास उसका एटॉमिक साइज जो होता है उस एटम का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स, अब आयोनाइजेशन एनर्जी इनके बढ़ने की वजह से क्या होती चली जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास सेकंड पीरियड है जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। ये एटॉमिक नंबर है। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो फिर वही बात है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज के डिक्रीज करने की वजह क्या है, उसका न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो फिर एटॉमिक साइज कम होता है। एटॉमिक साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरफ्त जो है वो बढ़ती है, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाता है। ये देखें, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जॉल पर मोल है, बेरिलियम की कितनी है, 900 है, बोरान की कितनी है, 801 है। अच्छा, यहां पर थोड़ी हम लोग बात करें, बेरिलियम की 900 है, बोरान की 801 है,
तो इसकी कम होने की वजह क्या है? तो ये आप लोग पास कुछ मेटल्स की जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। बेरिलियम जो है ये हार्ड है एज कंपेयर टू बोरान, तो इस वजह से इसकी हार्ड होने की क्या वजह है? उसके एटॉमिक साइज है, उसका न्यूक्लियर चार्ज है, ये सारे फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कम है। फिर आगे देखें, इंक्रीज करती चली जा रही, 1086 है, 1402 है, 1314 है, 1681 है, जो लास्ट वाला नियोन है उसकी कितनी है? 2081 है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम लोगों ने देखा कि वेरिएशन यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करते हैं। तो उसकी रीजंस हम लोगों ने देखी हैं। उसका एटॉमिक साइज जो होता है वो कम होता चला जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर उसका बढ़ रहा होता है। तो इस वजह से उसका क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाती है? इंक्रीज करती चली जाती है। मैं लिखने लगा हूं यहां पे, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है in a period, increases in periods, पीरियड में क्या करती है? इंक्रीज करती है। इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। तो हम लोग देखते हैं पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांचियम, ये वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का 1 है, 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। जब हम लोग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है। ग्रुप होता क्या है? वर्टिकल कॉलम्स हैं, मोदी कॉलम है, जो कि हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर से नीचे हम लोग फ्लो कर रहे हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांचियम, ये वाले हैं आप लोग पास। तो यहां जरा गौर करें, हमारे पास हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इतने 1313 किलो जूल पर मोल है, लेकिन लिथियम की थोड़ी डिक्रीज हो गई 520, सोडियम की और कम होगी 496 किलो जूल पर मोल, पोटाशियम की 419 और कम होती है। तो ये इसकी वजह क्या है? इसके कम होने की, टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए वजह क्या है? कम क्यों हो रही है? इसकी बेटा वजह ये है कि हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह यह है कि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का एक ही शेल बनेगा, एक शेल। लिथियम की बात करते हैं, ये उसके कितने शेल बन जाएंगे? 2 शेल बन जाएंगे। सोडियम की बात करते हैं, ये उसका न्यूक्लियस, ये हमारे पास पहला शेल, दूसरा शेल, ये उसका तीसरा शेल बन जाएगा। ऐसे तो टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की गिरफ्त जो है, अट्रैक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे कम होती चली जाएगी फिर इलेक्ट्रॉन निकालना जो होगा वो आसान होता चला जाएगा। और जितना ही आसान निकालना होगा मतलब उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएंगी। तो हम लोग इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेकंड ग्रुप के अंदर, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडॉन है। इसमें हम लोग देखें तो बेरिलियम की 900 है, मैग्नीशियम की 738 है, कैल्शियम की 590 है, स्ट्रॉन्शियम की 550 है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
तो इसकी वजह मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि कम होने की वजह क्या है, एटॉमिक साइज का इंक्रीज करना, नंबर ऑफ शेल्स की एडिंग हो रही है। शेल्स है, इसका पहला शेल है, इसका एक शेल बनेगा, इसके दो शेल बनेंगे, इसके तीन शेल बनेंगे। इसके आगे हम लोग बात करते हैं बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4 है, इसके दो शेल बन जाएंगे, इसके दो शेल बनेंगे, इसके दो शेल बनेंगे। इसके मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसके 3 शेल बन जाएंगे। कैल्शियम है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसके आप लोग पास 4 शेल बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसके 5 शेल बन जाएंगे, इसके 6 शेल बनेंगे और इसके 7 शेल बनेंगे। तो अब 7 शेल्स बनने का मकसद ये, बनने की वजह क्या है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो रही है। कम होने की वजह से फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा और फिर उसकी क्या होती चली जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिखने लगा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, ग्रुप में, इन ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेज, ऑलवेज डिक्रीजेज, ये हमेशा क्या होती है, कम होती है। अब हम थोड़ी सी एक कंसेप्ट की बात करते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन, हम लोगों ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, जैसे हम लोगों ने इसकी बात की है, हायर एनर्जीज की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये मैग्नीशियम की बात की हम लोगों ने, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो मैग्नीशियम के ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव आ गया। आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी 9th में भी कि हमारे पास जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, खारिज हो जाता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, केटाइन। तो ये क्या है, एक केटाइन है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये केटाइन बन गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वजह, उसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 12 ही रहेगा, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन, गौर करें, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उतना 12 का 12 ही है। तो फिर अब न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से फिर साइज और कम होता चला जाएगा। साइज कम हुआ, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हुई, न्यूक्लियस की गिरफ्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा होगी। तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इससे दुगनी, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमें दुगनी इससे देनी पड़ेगी, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1400 किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा दुगनी देनी पड़ेगी। अगर हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे शेल में, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 थे और एल्यूमिनियम के कितने होंगे, 3 होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा निकाला उसका, अब क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहना है, लेकिन न्यूक्लियस वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वो खारिज होते चले जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब उतना ही रहेगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारा था आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक, फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को, फजल अब्बास केमिस्ट्री मास्टर को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम।